अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंडस्ट्री डायलॉग। आज हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं फ़हद बरलास साहब, हु इज़ स्पेशलिस्ट इन एग्जीबिशंस एंड आल्सो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर at Park World Expo Private Limited, which is a renowned firm for organizing expos and exhibitions throughout Pakistan. Fahad Saab is also a member of various exhibition industry forums, and he's also currently serving as the executive member at Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. Thank you very much, Fahad, for joining us today. Fahad, you're welcome, sir. Thank you. Fahad, today's topic, very pertinent question under the type of changes and the type of economical problems and challenges coming in the coming ahead of us. Why Africa? So what is your take on that? Thank you very much, Umar bhai, for providing us the opportunity to present Africa to the Pakistani audience and the business community. Absolutely. So when we think of Africa, we as a nation, I think we have a very limited concept as a region. When we think of Africa, we think maybe the entire Africa is very uniform. They've got the same culture, same language, same ethnicities और सारी एक ही मामलात हैं. बट हमें सबसे पहले तो ये कि हमें अफ्रीका को हाईलाइट करना है कि अफ्रीका है क्या. और जब हम बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि वाई अफ्रीका, तो आई थिंक अफ्रीका हैज एवरी रीजन टू बी पोर्ट्रेड एज द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट एवर. और इमर्जिंग के साथ साथ सबसे ज़्यादा इसका जो है वो लेंथी प्लेइंग फील्ड होगी आपके लिए. अगले 40 से 50 सालों के लिए एक मार्केट बनती जा रही है, क्योंकि हमने कुछ जो है वो इमर्जिंग रीजन्स में देखा, स्पेशली हमारे कुछ नेबर्स में ही है, कि उनकी बड़ी जल्दी जो है वो जो इकोनॉमिक आप कह लें वो ओवरहॉलिंग स्टार्ट हो गई है. जो इकोनॉमी होती है वो ओवर हीटिंग में स्टार्ट हो जाती है. बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट हम सस्टेन नहीं कर पाते. बट अफ्रीका इज सो ह्यूज. we should know that Africa is composed of 52 different countries. That's true. As a continent, it has the highest number of countries, meaning having the highest number of subcultures and ethnicities definitely. और कुछ तो मुल्क almost हमारे साइज के ही हैं, तो उनके अंदर भी बड़े different subcultures. Secondly, when we see it as a market, this itself is standing something beyond 2.3 trillion market. It's a big number, I think. ये I think किसी भी एक बड़ी मार्केट के बराबर का है. और ये मैं आपको रियल टर्म्स में कह रहा हूँ, नॉमिनल टर्म्स में नहीं कह रहा. अगर इफ वी सी इट एज ए परचेजिंग पावर पैरिटी, तो इसको शायद हम जो है वो 10 ट्रिलियन भी क्रॉस कर रहे हैं शायद. और ये लोगों के लिए बड़ा जो है ना वो जो है एक बड़ा सरप्राइज होता है. बट व्हाट आई हैव फाउंड अफ्रीका वाज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो एंटरप्राइजिंग पीपल, और उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं इतने जबरदस्त किस्म के हैं. उन्होंने मतलब दे एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू इवॉल्व एज ए रीजन. सबसे बड़ी बात जो है ना कि वाई अफ्रीका, कि हमने क्यों अफ्रीका की बात करें, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है. वो उन्होंने अपनी जो है वो आने वाली जनरेशन को इसके लिए प्रिपेयर किया कि नहीं, हमें तरक्की करनी है, हमें इवॉल्व होना है इकोनॉमिकली. और इकोनॉमिकली इवॉल्व होंगे तो हम हर लिहाज से जो है वो दुनिया भी हमारी रिस्पेक्ट भी करेगी. और हम एज ए अभी तो शायद लोग हमें मार्केट देख रहे हैं, बट कल को ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, क्योंकि तेजी से बनता जा रहा है. I think they have one of the highest growth rates. Kenya, Ethiopia, Uganda, these are the only markets in the world which have been sustaining double-digit growth rate for at least a decade ago. ऐसा कहीं दुनिया में और नहीं होता जी. और माशाल्लाह they have been performing very well. Nigeria is doing pretty good. Huge chunk of yes, बिल्कुल ऐसे. और they have pretty large composition of younger population. Almost 60-70% जो है उनकी younger population है. Plus maintaining a growing rate, आप कह लें कि growth rate उनका population का भी और economic terms से बहुत ही जो है ना वो जबरदस्त किस्म से चल रहा है. नाइजीरिया की आपने बात की है. नाइजीरिया is something around 200 million population में, और हमें शायद वो अगले 5-6 सालों में शायद पीछे छोड़ दे. अभी वो 6th पे है, और हम जो है वो शायद 6th पे आ जाए, वो हमें 5th पे ले आएगा. उनको ये एडवांटेज भी है कि उनके अभी हम आगे मजीद भी आई थिंक रीजन वाइज भी बात करेंगे कि हम उस पे कैसे हम चलेंगे. बट मेरे लिहाज से जो है ना, अगर हम जेनेरिकली कहें तो अफ्रीका हैज एवरी रीजन टू इवॉल्व.
and we have to keenly observe what Africa means. अच्छा, इसमें देयर इज सो मच दैट वी कैन आल्सो लर्न फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट लाइक अफ्रीका, जिसके अंदर मतलब जिस तरह अभी आपने बताया कि इट इज़ ऑलरेडी फॉर ट्रेड एंड देयर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ देयर. अभी रिसेंटली इट मस्ट हैव कम इनटू योर नोटिस एज वेल कि G20 का जो अब सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन जो होना है, उसमें शायद प्रेसिडेंसी की सीट जो है वो अब इंडिया की तरफ जा रही है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशंस कि शायद इंडिया अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एज अ थर्ड वर्ल्ड इमर्जिंग इकॉनमी जो है वो काफ़ी हद तक एडवोकेट करेगा. और अभी तक साउथ अफ्रीका की आई थिंक प्रेजेंस हम देखते हैं G20 के अंदर भी. उसके अलावा बाकी रीजन्स को ऑब्जर्वर्स के तौर पे बुलाया जाता है. तो फ्यूचर ऑफ ट्रेड तो नज़र आ रहा है अफ्रीका में, फहद, दैट इज़ ट्रू, देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट दैट. But what are the different type of commodities, and what I basically learned is this, that it is a manufacturing based economy. ज़्यादातर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो कर रहे हैं वहाँ पे लोग, और सर्विस बेस्ड इकॉनमी नहीं है अभी तक. इट्स नॉट इनटू दीज सर्विस बेस्ड जो एक्सपोर्ट्स होती हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन टाइम्स जिस वक्त काफ़ी हद तक ऑटोमेशन जो है वो रूज पे है पूरी दुनिया में. यू नो दैट वेरी वेल. एंड येट दे आर डिपेंडेंट अपॉन दिस मैन पावर दैट दे हैव. सो हाउ डू यू सी द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अफ्रीका? वो किस तरह से इस तरह से अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो इनकरेज करते हैं? हाउ डू दे मीट अप विद ऑल दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस? एंड देन वी ऑल नो दैट कभी भी ग्लोबल डोमिनेशन जो है वो कुछ कंट्रीज़ को पसंद नहीं आती. So please share your views about that. बिल्कुल ऐसी. अच्छा जी उमर भाई, I think we'll have to divide Africa in at least 5 to 6 regions, different regions. Clearly. अच्छा, जहाँ तक आपने कहा ना कि ये totally tertiary sector driven या service sector driven economy है, please allow me to slightly have a little different opinion. मेरे ख्याल से कुछ regions में काफी हद तक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी काफी बढ़ चुकी है. काफी में जो है वो भी प्राइमरी लेवल पर हैं, शायद वो भी एग्रीकल्चर से बाहर नहीं आ पा रहे, और काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे. तो अभी अगर हम स्टार्ट लें ईस्ट अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका में व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम इथोपिया वी सी पता नहीं हमने बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं और क्या हालात थे उनके, बट दिस इज प्राइमरीली द हब ऑफ नॉर्थ एज ईस्ट अफ्रीका. एक तो वो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, इट्स अ सीट ऑफ अफ्रीकन यूनियन. हमें ये भी बल्कि मालूम होना चाहिए जैसे यूरोपियन यूनियन है उतनी ही तो शायद नहीं, बट काफी हद तक एक इफेक्टिव उनकी अपनी भी यूनियन है जो कि अफ्रीकन यूनियन कहलाती है. ठीक है. और बड़ी जबरदस्त किस्म की वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं. तो इथोपिया ने जो है वो इट स्टार्टेड रिवर्स इंजीनियरिंग भी करे. एक्चुअली दे स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग अ सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, और जैसे जैसे अब वो फोकस करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, वो साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आ रहे हैं. okay. तो मतलब शायद के सर्विस सेक्टर के लिए स्टार्ट लेना निस्बतन आसान होता है क्योंकि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं चाहिए. तब तक आप अपनी पॉपुलेशन को इतना लिटरेट कर देते हैं कि वो चीजों को या अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज काबिल हो जाएं कि वो मैन्युफैक्चरिंग को भी जो है वो कम से कम सपोर्ट कर पाएं. तो वो उस तरीके से आ पा रहे हैं. क्योंकि एक टाइम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अंटिल आई थिंक लेट 80s या इवन द स्टार्ट ऑफ 90s दी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट. तो जाहिर है जिस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो आपको तो एक बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है और फिर जो है इस पे लेके चलना, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे बड़ा जिसका जोर है. इसके साथ साथ इनकी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी भी बड़ी कमाल की है. इंटरेस्टिंगली इट्स अ वेरी मल्टीकल्चरल कंट्री. इट हैज अ स्ट्रांग लिंक विद द साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट एज वेल. हमारे लोग इंडियन और बांग्लादेश के काफी लोग लेट 18th सेंचुरी के दौरान कॉलोनियल टाइम्स में बड़े यहाँ पे जो है ना ट्रांसफर होके गए थे, जो हु वेंट एज ए शुगर केन फार्मर, क्योंकि हमारे लोगों की बड़ी इसमें कॉम्पिटेंसी थी. राइस पैडी फील्ड्स में बड़ा काम किया उन्होंने. आज वो बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना वहाँ के टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक एंटरप्रेन्योरियल सेंस हम लोगों की कमाल थी इसमें. अगर मौका दे दिया जाए तो दे. इसी तरीके से तंजानिया इज स्ट्रगलिंग on a something between the manufacturing and service. किसी टाइम पे वो जो है ना इस तरीके से चल रहा होता है, और यूगांडा इज द सेम. अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर इज वेरी स्ट्रांग. तो ऑफ कोर्स वी टूरिज्म फॉल्स इनटू द सर्विस. या इट डज यू राइट. ठीक कह रहे हैं. इसको देख लें, इट टोटली सर्विस ड्रिवन. अच्छा जी, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सदर्न अफ्रीका,
Southern Africa में, the hub of Southern Africa, what we know, Southern Africa maybe is only South Africa. Okay. So South Africa, we all know since the 60s, 70s or 80s तक, it was very much, resource-driven economy. कि जिसमें natural resource पे बड़ा उनको इन्हिसार करना पड़ता था, वहाँ पे गोल्ड और डायमंड्स की बड़ी एक्सट्रैक्शन थी और बाकी मामला थे. बट उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्रिकल डाउन इफेक्ट किया. दे क्रिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल क्लासेस इन अफ्रीका. उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग तो हुई. वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है सबसे ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग की. यूरोपियन जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जी, जिसमें मर्सिडीज, BMW, Audi, इन सब के अफ्रीका के जो बिगेस्ट प्लांट्स हैं, देयर इन साउथ अफ्रीका. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन भी कि शायद it was for a long time the biggest economy in Africa. क्योंकि वही बात है ना, रिसोर्स ड्रिवन है, नेचुरल रिसोर्स ड्रिवन है, तो उनके लिए शायद थोड़ा सा ड्राइव अप करना आसान था. उन्होंने जल्दी जो था उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट किया, अपनी मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग की, और जाहिर है उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में आगे, साथ साथ उसके बाद एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नेचुरली आपको सर्विस की तरफ लेके चलता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ अफ्रीका, व्हिच इज समटाइम्स रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें हमारे पास इजिप्ट है, लिबिया है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया, मोरक्को है. इसमें इजिप्ट डेफिनेटली हैज बीन प्रो टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन. उन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कमाल की है. एक तो उनको ये एडवांटेज है कि वो बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठा हुआ है, जिसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप उसके बिल्कुल बड़ा अच्छा उसके पास एक्सेस है. उनको बाकी और भी बड़े एडवांटेजेस हैं जो कि पॉलिटिकली वो मिडिल ईस्ट से ले पाते हैं, और बाकी वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है अफ्रीका में प्रोवाइड कर पाते हैं. तो उसके साथ साथ टर्शियरी इकोनॉमी इज गुड, सर्विस सेक्टर इज स्टिल गुड इन इजिप्ट एज वेल. देयर आईटी इंडस्ट्री, देयर टूरिज्म, उनके काफी हद तक उनकी बैंकिंग और फाइनेंस इज वेरी इवॉल्व. इसी तरीके से हम अगर देखें तो लिबिया तो नॉर्थ अफ्रीका में हमेशा से हाइड्रोकार्बन ही रहा है, तो अभी तो वैसे ही इसके पॉलिटिकल भी हालात ऐसे ही हैं. बट अल्जीरिया basically driven from the hydrocarbon and taking towards the service sector economy. Or Tunisia purely service sector, but Morocco very effectively and very impressively it started as a service sector economy, but now they're becoming the stronghold of manufacturing in Africa. So that is very interesting. That is very interesting. Recently they're among the only countries, I think, let me say कि in entire Islamic world maybe OIC के अंदर, those who have free trade agreement with the EU and those who have free trade agreement with the NAFTA region, the North America. ठीक है जी. तो वो क्या करते क्या है, वो उनका बिल्कुल मलेशिया वाला, थाईलैंड वाला मॉडल है कि जो है वो कंपोनेंट बेस्ड जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं. अच्छा, that's very good. That's very good. ठीक. जैसे आप कंपोनेंट वाइज चलें और जिसपे वो जो है वो बड़ा जबरदस्त इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो उनके पास स्पेन इज नेक्स्ट डोर, यूरोप इज नेक्स्ट डोर. बाकी का अफ्रीका भी जो है, क्योंकि मैं बल्कि नेक्स्ट एक मैं आगे चलूंगा कि जो वेस्टर्न अफ्रीका है वो सेल्फ जो है उसको बड़े तरीके से फीड करता है. अच्छा जी, वेस्ट अफ्रीका में आई थिंक नाइजीरिया हैज बीन दी हब. नाइजीरिया जो है वो ट्रेडिशनली इट्स बीन द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. देयर समथिंग अराउंड 200 मिलियन, बट उसके अपने पॉलिटिकल मामलात रहे हैं बड़े लिहाज से. बट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑयल बेस्ड इकोनॉमी. तकरीबन $40-50 बिलियन की इसकी सिर्फ और इसकी जो है they have been trying towards the manufacturing side, but somehow मैंने देखा है कि काफी उनके मसाइल हैं. वो काफी तरीके से आप जो है ना पाकिस्तान से उसका मुवाजना किया जा सकता है कि हमारी ख्वाहिशात तो बढ़ी रही हैं बट हम काफी काम कर नहीं पाए, और शायद वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट बड़ी फ्रीक्वेंट और वो सारे मसाइल हैं. तो वो काफी हद तक, अगर आपने अफ्रीका में एक छोटा सा पाकिस्तान देखना है तो मेरे ख्याल से आप नाइजीरिया को अगर आप ऑब्जर्व करें तो काफी हद तक आपके लिए जो है ना वो बेहतर हो जाएगा. बट स्टिल नाइजीरिया इज इज द हब फॉर द वेस्ट अफ्रीका. तो नाइजीरिया में बैठ के लोग बाकी के दीगर जितने वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें आइवरी कोस्ट है, लाइबेरिया है, सिएरा लियोन है, कैमरून है, उसमें लोग फिर जो है ना फर्दर आगे काम करते हैं. सेकेंडली एक ये भी हमें देखना होता है कि कौन कौन से जो रीजन हैं वो देर मोर फ्रैंकोफोन्स और दी एंग्लोफोन्स कंट्रीज हैं, जिसमें इंग्लिश एज ए कॉमन लैंग्वेज है, इसमें फ्रेंच एज ए कॉमन लैंग्वेज है. ठीक है. तो नाइजीरिया लकीली इज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. बाकी का वेस्टर्न अफ्रीका इज फ्रेंच स्पीकिंग है, तो थोड़ा सा हमारे लिए एक ईज लेवल हो जाता है. अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेंट्रल अफ्रीका. सेंट्रल अफ्रीका हैज बीन
jeopardy into problems somehow. जी. But मेरा अपना ख्याल है कि वो उन्होंने भी अब ये शायद सोच लिया है कि अगर इकोनॉमिकली हम तरक्की करेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. बड़ी सिविल वॉर्स हो गई हैं, बड़े मामला हो गए हैं, उसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बड़े मसाइल थे, और इसमें अंगोला इट वाज ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, बट वो भी काफी हद तक अपने एक ट्रेडिशनल आप कह लें कम्युनिज्म से निकल के अब जो है ना वो एक नॉर्मल मिक्स्ड इकोनॉमी कह लूंगा मैं, उसको कैपिटलिज्म तो नहीं कहूंगा, बट मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जो है ना वो आ रहे हैं. अच्छा फहद, ऑब्वियसली ये तो अब चीज़ हमने एस्टैब्लिश कर ली है दैट दिस इज़ द फ्यूचर ट्रेड डेस्टिनेशन, और किसी भी ऐसी गवर्नमेंट को जिसको बेसिकली प्रॉस्पर करना है इकोनॉमिकली, उसको अफ्रीकन ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करने चाहिए. करंटली अभी अफ्रीका के अंदर आपकी नज़र में कौन सी कंट्री है जो मैक्सिमम ट्रेड अवेल कर रही है, या लेट्स से कि वो अफ्रीकन प्रेफरेंस है इस टाइम पे, कौन सी कंट्री ऑल ओवर द ग्लोब जो कि आप समझते हैं एज अ कंट्री जो है वो लीड करती है इसको ट्रेड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक विदाउट एनी डाउट आई वुड से मोरक्को. नहीं, ये तो अफ्रीकन रीजन है, ये तो रीजन है. आई एम सेइंग कि वो कौन सी कंट्री है जो कि बेसिकली सबसे ज्यादा अफ्रीका के साथ ट्रेड कर रही है इस टाइम पे? ट्रेड करी, अच्छा राइट, टू द कॉन्टिनेंट. इसमें विदाउट एनी डाउट आई वुड से सर, इसको भी मैं हिस्टोरिकली लेके चलता हूं. अगर हम 70s 80s में देखें, वो रीजन्स जिन के हाथों कॉलोनाइज हुए थे, आई डोंट हैव अ बेटर टर्म टू से, तो वो उन्हीं के ही सबसे बेहतरीन ट्रेड पार्टनर्स थे. बहुत अरसे तक वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, उनका बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर वाज फ्रांस और नो अदर रीजन. ठीक है जी. ओके. इसी तरीके से जो ईस्ट अफ्रीका था, ये कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, तो इनके साथ इंग्लैंड और इंडिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा जो इंडियन ओशन वाला बेल्ट है उसका वो दे वर द बिगेस्ट द ट्रेड पार्टनर्स. साउथ अफ्रीका का भी, सदर्न अफ्रीका भी ऑलमोस्ट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ही था, तो इसके साथ इनिशियली तो वही यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया थे. और बट अब अगर हम देखें ना जी, तो आई थिंक एटलीस्ट 80 to 90%, आई थिंक मे बी इवन मोर देन दैट, आई थिंक द वे चाइना हैज एंगेज्ड, ट्रू, आई थिंक इट्स फिनोमिनल. ठीक कह रहे हैं. नो अदर एग्जांपल डू वी हैव. अदरवाइज वही चंक्स हैं कि कुछ चंक्स में आपको सोवियत यूनियन या रशिया नजर आता था, कहीं यूके नजर आता था, कहीं फ्रांस नजर आता था, बट अब एक चीज जो यूनिफॉर्म है जिसने सबको स्वाइप ऑफ कर दिया है, दैट इज चाइना. ठीक है जी. तो बाकी जो है कहीं कहीं आई थिंक नेक्स्ट टू चाइना अमंग द इमर्जिंग रीजन्स, आई थिंक इंडिया इज डूइंग वेल. जी, इंडिया इज, दैट इज द रीजन आई मेंशनड, बट स्टिल नॉट क्लोज टू चाइना, आई वुड रादर से. जितना चाइना ने एंगेज किया ना जी अफ्रीका को, आई थिंक दैट वाज अ फिनोमिनल थिंग. मतलब उसने जो है ना वो उनको उनकी जरूरियात के मुताबिक कस्टमाइजेशन में गया, उन पे लोड नहीं डाला, उनके लिए जो है कमोडिटीज को मजीद सस्ता किया, उनको सेल किया, फिर इन्वेस्टमेंट किए. चाइना का जो मुझे अच्छा मॉडल लगा अफ्रीका के लिए कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल है, कि अगर उसने उस मार्केट को एंगेज करना है तो सिंपली अपनी वो कंट्री से जो है वो फिनिश गुड नहीं भेज रहा, नहीं, वो वहां से जो है वो कमोडिटीज भेजेगा, बाय पार्ट्स आएंगी, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग जो है वो अफ्रीका में कर रहा है. ईस्ट अफ्रीका में विदाउट एनी डाउट आई थिंक केनिया इज नंबर 1. साउथ में ऑफ कोर्स सदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इटसेल्फ, और वेस्ट अफ्रीका में वी हैव नाइजीरिया. नॉर्थ अफ्रीका में आप कह लें नॉर्थ ईस्ट वाइज इजिप्ट इज गुड, बट अदरवाइज मोरक्को जो है ना ये है, ये 4-5 आप कह लें साइड्स हैं जिसमें चाइना ने बड़ा जबरदस्त किस्म से जो है ना वो, और इससे चाइना ने इवन के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी नहीं देखी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें काफी हमारे जो थे ना इनके अफ्रीका के कंट्रीज वो पॉलिटिकली बड़े इंक्लाइन थे, बड़े ऑब्लाइज्ड थे कि वो अपना डिसीजन इतनी आसानी से कर नहीं पाते. बट आई थिंक चाइना ने जिस तरीके से एंगेज किया है ना जी, वो दे हैड नो अदर ऑप्शन टू रिमेन एंगेज विद चाइना. फिर चाइना ने क्या किया जी, दूसरी अच्छी चीज क्या है कि उनसे इम्पोर्ट्स भी स्टार्ट, मैक्सिमम चीजें जो वो इंपोर्ट कर सकता था उसने. अफ्रीका इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दे हैव लाइक यू नेम एनी कमोडिटी दे हैव दैट. तो उसने उनको फॉरेन एक्सचेंज दिया. एक किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो है, आई थिंक आज के दौर में सबसे पहली जो बेसिक चीज है अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज है. एक टाइम पे गोल्ड था, अब आपको जो है वो यूएसडी चाहिए, और जिन हालात से हम भी गुजरे हैं आई थिंक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स यही है कि हमारे डायरेक्ट जो है एफडीआईज नहीं है और फॉरेन एक्सचेंज का फुकदान है. उसने उस चीज को बड़ा जो है ना वो फोकस किया. अदरवाइज अफ्रीका का ये हालात थे सर कि उनके 80s में करेंसी के रेट्स तो जितना मेरे ख्याल से हमारे पिछले 5 सालों में हमारी डिवैल्यूएशन हुई है इतनी उनकी चंद महीनों में होती थी. ओह माय गॉड. कुछ रीजन में अभी भी है शायद,
बट ये उनकी रूटीन थी. आई डोंट नो हाउ डिड दे सर्वाइव और बेसिक कमोडिटीज में कैसे चल रहे थे, बट चाइना ने काफी हद तक ये हेल्प आउट किया. उस वजह से वो उसके साथ बड़े अच्छे लिहाज से वो इंगेज हैं. तो वो आई थिंक दिस इज अ नोन फैक्ट और इसमें नथिंग, बट वी हैव टू ऑब्जर्व कि कैसे चाइना ने इंगेजमेंट की. फर्दर हर रीजन को हमने ऑब्जर्व करना है और हमें कल्चरली हमें उनकी हर लिहाज से जो है ना वो मतलब उनको अपनाना है. मैंने देखी एक चीज अच्छी देखी है कि वो मेजोरिटी ऑफ देम दे वेरी एंटरप्राइजिंग एंड ओपन. They want us to be there. मतलब वो आपको कभी ना नहीं करेंगे. वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की हमेशा जो है ना हमें कमी नजर आई है. तो हमें जो है वो देखिए नॉर्थ अफ्रीका इज क्लियर फॉर यू, ईस्ट अफ्रीका इज वेरी इजी फॉर यू. आप मुश्किल रीजन में ना जाए. मतलब 52 कंट्रीज हैं बट आप 52 में से मैं ये कहता हूँ आप 15 बेस्ट और इजीएस्ट कंट्रीज को पकड़ लें. जब आपने उनको एंगेज कर लिया ऑटोमेटिकली आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट उन सब पे होगा. क्योंकि अफ्रीका जो है ना जी रीजनली बड़ा इंटीग्रेटेड है आपस में. एटलीस्ट not entire Africa, but Southern Africa is very integrated within its own sphere. East Africa is very integrated among their own sphere. Same is for North and West Africa. तो ये बड़ा एक साइकिल को जो है ना हमें समझने की चीज़ की जरूरत है. अच्छा, ये चाइना ने तो खैर बहुत बड़े फुटस्टेप्स जो हैं वो रखती हैं फॉर एनी अदर कंट्री टू फिल इन. बट जो अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी जो है ये अवेल करना चाहिए पाकिस्तान को. सो अब जारी बात है आप भी इस बात को समझते हैं कि इकनॉमिकली हमारी जो अभी इस वक्त सिचुएशन है हम चाइना जैसी इन्वेस्टमेंट का तो सोच भी नहीं सकते. सो हाउ डू यू सी दिस ट्रेड रिलेशनशिप देन? लाइक डू यू foresee us exporting any commodities from Pakistan to Africa, or it would be just a import based relationship?